स्टूडेंट्स हुक्स लॉ की बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हुक्स लॉ जो है स्टूडेंट्स ये भी सिंपल हार्मोनिक के जो मोशन के जो एजम्पशंस हैं उसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है बेसिकली, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है और वाइब्रेटरी मोशन के लिए इसी तरह से जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी भी रिपीटेड मोशन के लिए जो है वो हुक्स लॉ का होना ज़रूरी है। और जो इलास्टिक रीस्टोरिंग सिस्टम होते हैं उसके लिए हमें जो है वो हुक्स लॉ के लिए हुक्स लॉ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हम उसको जो है वो समझ सकते हैं, वो रिलेट करते हैं उसी से हम उसको। तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हुक्स लॉ जो है वो क्या कहता है। सबसे पहले कहता है हुक्स लॉ कि जो एक्सेलरेशन है, the acceleration in the simple harmonic motion in SHM, the motion of force of an object is directly proportional to negative displacement, to negative displacement। तो ये जो है स्टूडेंट्स जो है वो हुक्स लॉ कहता है। अब यहाँ से हम इसको जो है वो अगर इसका रिलेशन देखें तो ये होता है इस तरह से, कुछ फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के अंदर, ठीक है। जितना जो है वो डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाते जाएंगे फोर्स ज़्यादा जनरेट होगा, या फिर आप इसको इस तरह कहें कि जितना फोर्स को इंक्रीज करते जाएंगे डिस्प्लेसमेंट कवर होता रहेगा, ठीक है। अगर लेट्स सपोज के मीन पोजीशन पर ब्लॉक रखा है, अब ब्लॉक को आप रिलीज स्ट्रेच कर रहे हैं, तो जब स्ट्रेच करते हैं जितना स्ट्रेच करते हैं कि फोर्स लगा रहे हैं आप, ठीक है। ये हुक्स लॉ को जो है जब प्रैक्टिकल देखते हैं तो ये जो है जितना फोर्स लगाते रहेंगे आप उस डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ता रहेगा। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, ये इसका मीन पोजीशन है। अब मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली होगा फोर्स के। जितनी ज़्यादा फोर्स लगती रहेगी डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता रहेगा, ठीक है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता रहेगा। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से आप देखते हैं अब ये डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव साइन किस चीज़ को शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टेड टू द मीन पोजीशन। यानी कि जो ब्लॉक की पोजीशन होगी वो कितनी भी एक्सट्रीम पोजीशन पर चले जाए उसको मीन पोजीशन की तरफ आना है, तो उसकी जो पोजीशन होगी वो एक्चुअली मीन पोजीशन है, इसलिए नेगेटिव साइन सिर्फ इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखिएगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वो k कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं x। ये जो है स्टूडेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जो है डिपेंड करती है स्प्रिंग के ऊपर, स्प्रिंग जो है वो किस प्रॉपर्टी का है उसके हिसाब से जो है k का वैल्यू रखा जाएगा, इसलिए इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है। अब स्टूडेंट इसका यूनिट निकालेंगे तो यूनिट बनेगा इसका f डिवाइडेड बाय x, और SI यूनिट के अंदर सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर इसका जो यूनिट होगा स्टूडेंट्स k का स्प्रिंग कांस्टेंट का वो होगा न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट होगा स्टूडेंट्स किसका, के स्प्रिंग कांस्टेंट का, ये इसका यूनिट बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको अगर हमने इक्वेशन 1 कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को यूज करते हुए एक्सेलरेशन का भी रिलेशन बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और यहाँ पे फोर्स आ रही है तो यकीनन यहाँ पे सिस्टम एक्सेलरेट भी करेगा, ठीक है। ये हमने आपको बॉल एंड बाउल सिस्टम में भी बता दिया है, इसी तरह से आपको सिंपल पेंडुलम के अंदर भी बता दिया, मोशन ऑफ पेंडुलम जो होगा सिंपल पेंडुलम का उसके अंदर भी बता दिया है। तो अब यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं जरा कि एक्सेलरेशन का कैसा रिलेशन बनेगा। एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं फोर्स जो है वो बराबर होता है किसके, ma के,
ठीक है। अब एम ए जो है वो फोर्स है, तो अब इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर अगर हम यहाँ पर जो है वो एम ए रख दें, इसको एम ए इसकी जगह पुट कर दें एम ए, और ये किसके बराबर होगा, माइनस ये एक्स के अगर बराबर हो गया, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एम जो है मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड करेगा a इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाय एम और ये x। अब ये दो जो रेशियो है स्प्रिंग कांस्टेंट और मास का, लेट सपोज ये ब्लॉक है, इसका मास m है, इसको आप कांस्टेंट ले, ठीक है, ये हमने कांस्टेंट ले लिया है, ठीक है। मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर या मास अटैच सिस्टम के अंदर मास को जो है वो कांस्टेंट ले लिया, इसी तरह स्प्रिंग का ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो मास को जो है वो कांस्टेंट लेना है, फिक्स लेना है, ठीक है। तो ये दोनों, इन दोनों का रेशियो जो है कांस्टेंट हो जाएगा। जब ये कांस्टेंट होगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल टू का साइन हट के यहाँ पे डायरेक्टली का सिंबल आ जाएगा और ये नेगेटिव x हो जाएगा। अब यहाँ पर रिलेशन आप देख सकते हैं किस तरह बन गया है कि जो फोर्स एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के, जिस तरह से यहाँ पर हुक्स लॉ में बताया कि जिस तरह से फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के। तो अब जितना जो है वो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा, यानी कि या फिर एक्सेलरेशन जितना ज़्यादा जो है वो बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट भी उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और ये एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर, कितना वो एक्सट्रीमली जो है वो मूव कर रहा है, अपनी मीन पोजीशन से कितना ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, ये आप अच्छी तरह से याद कर लें इन दोनों रिलेशन, ठीक है। तो ये जो है हुक्स लॉ के अंदर जो है जो हम रिलेशन पढ़ते हैं वो ये यहाँ पर जो है वो इस तरह से पढ़ते हैं कि किस तरह से फोर्स और एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें कोई सवाल हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा, ताकि हमें जो है वो इसको बाद में चेक करके जवाब भी आपको दे सकें। अच्छा, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की। तो स्टूडेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मौजूद हैं, ठीक है, जिसको हम डिटेल में जब आगे सीखते हैं, क्योंकि जो ऑसिलेटरी मोशन होती है स्टूडेंट्स, वाइब्रेटरी मोशन होती है, इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर वो वाइब्रेटरी मोशन के अंदर ही हम नहीं सीखते, बल्कि सर्कुलर मोशन के अंदर भी कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं जो जिसको कंसीडर किया जाता है पीरियोडिक मोशन के अंदर। जी हाँ, कुछ सर्कुलर मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन जो है वो कंसीडर की जाती है, यानी कि उनको जो है वो एज अ जो है वो लिया जाता है जो है वो पीरियोडिक मोशन। जैसे कि अगर जो है वो मोशन ऑफ बॉल एंड बाउल सिस्टम ही ले रहे हैं, तो इसमें भी जो है स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो पीरियोडिक मोशन क्या है, तो अगर सर्कुलर मोशन, अगर आप जो है वो सर्किल में भी अगर बॉल को घुमाते हैं तो बेसिकली अगर उसको एक दो डायमेंशन में देखा जाए तो वो बेसिकली क्या कर रही होगी, वो वाइब्रेट कर रही होगी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन से, या फिर उसकी मोशन जो होगी वो रिपीटेड होगी इटसेल्फ अपने आप। इसको हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो देखें, तो सबसे पहले जो है वो इंपॉर्टेंट टर्म क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो है स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड कैपिटल टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या वन रोटेशन या फिर वन कंप्लीट साइकिल। एक अगर यहाँ से अपनी मीन पोजीशन से ब्लॉक चला है और जो है दोबारा इसने अपनी मीन पोजीशन से एक ट्रिप कंप्लीट कर ली है, तो ये जो है इसका टाइम पीरियड होगा, ये ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड होगा। अपनी मीन पोजीशन से एक ट्रिप कंप्लीट कर लेना, ये जो है वो टाइम पीरियड होगा किसका, मास स्प्रिंग सिस्टम का। इसी तरह से सिंपल पेंडुलम में देखें तो अपनी मीन पोजीशन से एक ट्रिप कंप्लीट कर लेना, ठीक है, एक ट्रिप कंप्लीट कर लेना, ठीक है, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। इसी तरह से बॉल एंड बॉल सिस्टम में भी बन सकता है कि एक सर्कुलर रोटेशन जो है अपनी मीन पोजीशन से एक कंप्लीट करना, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन, वन वाइब्रेशन और वन साइकिल इज कॉल्ड द टाइम पीरियड, और इसका यूनिट होता है स्टूडेंट सेकेंड, ठीक है, इसका यूनिट जो होता है वो सेकेंड के अंदर लिया जाता है।
ठीक है। टाइम और टाइम पीरियड में फ़र्क है, ये याद रखिएगा। टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रोटेशन, और टाइम जो है स्टूडेंट्स ये स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, जो कि हम नॉर्मली तौर पर मेजर कर रहे होते हैं चीज़ों को काउंट करने के लिए। अब स्टूडेंट्स जो है वो हम देखते हैं नंबर 2 के ऊपर जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी जो है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ रोटेशन इन अ यूनिट टाइम, ठीक है। नंबर ऑफ रोटेशन इन अ यूनिट टाइम, नंबर ऑफ रोटेशन और वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन रोटेशन होगा इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी कितने यूनिट में मेजर की जाती है? फ्रीक्वेंसी को किस किस में मेजर करते हैं? सबसे पहले स्टैंडर्ड यूनिट है इसका स्टूडेंट्स हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए इसके नाम पर जो है इसका यूनिट्स, तो हर्ट्ज स्टैंडर्ड यूनिट है। ऐसा यूनिट में हम इसको हर्ट्ज में मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी को, तो हर्ट्ज इसका यूनिट हो गया। इसी तरह से साइकिल पर सेकंड भी इसका यूनिट है, इसमें भी इसको मेजर किया जा सकता है। इसी तरह से इसका रोटेशन पर सेकंड में भी इसको मेजर किया जा सकता है, या वाइब्रेशन पर सेकंड में भी इसको मेजर किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अब एक और टर्म जो है हम लेते हैं वो है हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड स्टूडेंट्स किसे कहते हैं? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अपनी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा कोई भी ब्लॉक या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो उसको हम कहेंगे कि वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो वही एम्पलीट्यूड कहलाएगा। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से भी, और कुछ जगहों पे हम इसको एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसके साथ जो है वो नॉट जरूर लगाते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल पे हम इसको एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे, ठीक है। ए नॉट से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है एम्पलीट्यूड को, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन में फ्रॉम मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन से, और इसको जो है वो एम्पलीट्यूड है इसलिए मेजर करेंगे हम मीटर के अंदर। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट मौजूद है। इसमें डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी और ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी स्टैंड। किसी भी स्टैंड के ऊपर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा किसी भी स्टैंड के ऊपर, ज़रूरी नहीं हो एक्सट्रीम पोजीशन हो, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन के दरमियान कोई सा भी डिस्टेंस अगर वो कवर करता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से किसी जगहों पे हम एक्स से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स से उसको रिप्रेजेंट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो है वो कवर किया है। इसी तरह से एक्स नॉट वो डिस्प्लेसमेंट है या वो जो है वो पोजीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सट्रीम पोजीशन है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन से, अपनी मीन पोजीशन से जितना डिस्टेंस कवर होगा एक्सट्रीम पोजीशन तक उसको हम कहेंगे मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन, या फिर एम्पलीट्यूड भी हम उसको कह सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है ये आपके सामने हमने डिस्कस कर दी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जिसको हमने जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के ही जो एडवांस टॉपिक है, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल के, उसके अंदर डिस्कस करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन सब जो है वो पैरामीटर्स जो है उसको याद रखें, इसको अपने पास नोट डाउन कर लें, ताकि फिर हम जो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करवाएं, उसको उसके बारे में समझाएं, तो ये आपके लिए आसानी हो जाए उसको समझने। बेसिक चीज़ें अभी तक जो आपको सिखाई गई हैं स्टूडेंट्स, बहुत बेसिक चीज़ें, ताकि आपको जो एडवांस लेवल है वो आसानी के साथ समझ में आ जाए।
तो आई होप स्टूडेंट्स ये जो है वो लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूला करें, ठीक है, ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी बहुत कुछ जो है वो फ़िज़िक्स में जो है वो सीखें। इसी तरह से जो जनरल नॉलेज बताई जाती हैं, जो जनरल और सोसाइटी से रिलेटेड टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड जो हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है वो बताई जाती है, इसमें जो है वो इजाफा हो सब फ्रेंड्स का, ठीक है। आप लोग तो स्टूडेंट्स काइंडली इस चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें और अपने फ्रेंड्स से भी कहा करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के और लेक्चर जो है यूज़फुल लेक्चर जो है वो आप लोग के लिए हम इसी तरह से बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।